हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS की क्लास को शुरू करते हैं। EVS पेडागोजी की प्रैक्टिस भी करवा रही हूं मैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देखा कीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उनमें लिए हैं। और पेडागोजी और NCERT का बराबर रोल है EVS में, क्योंकि 15 नंबर पेडागोजी से पूछे जाते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन आपके NCERT से ले लिए जाते हैं। तो आपको दोनों को बराबर समय देना है। ये जो सिलेबस है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 5th चल रही है और थोड़े ही लेसन उसमें बचे हुए हैं। आज 14वां लेसन पढ़ेंगे, यानी 14 लेसन पढ़ेंगे आज, और अच्छा लेसन है, इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पाठ 14 है, जब धरती कांपी, यानी कि भूकंप के बारे में इस लेसन में बताया गया है। गुजरात के कच्छ और भुज में जब भूकंप आया था तो बहुत ही विनाशकारी भूकंप था वो, और बहुत ही लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी, बहुत लोग घायल भी हुए थे। तो उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है। डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं NCERT की बुक से पढ़ सकते हैं। क्लास 5 की बुक का 14 लेसन है, और जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो 26 जनवरी 2001 की बात है, जब गुजरात राज्य में एक विध्वंसक भूकंप आया था। लोग जो हैं विद्यालय में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे, और उसी समय ये विध्वंसक भूकंप आया था जिसने कच्छ, भुज और अहमदाबाद जैसे इलाकों को तहस नहस कर दिया था। जो ग्रामीण इलाके हैं, तो उसी एक ग्रामीण इलाके की जो लड़की है उसी ने ये बताया है इस लेसन में कि हम लोग स्कूल में 26 जनवरी की परेड देख रहे थे टीवी पर, दिल्ली से लाइव जो दिखाया जाता है, और उसी वक्त ये भूकंप आया था। तो जो कच्छ, भुज और अहमदाबाद जैसे इलाके थे ये तहस नहस हो गए थे। अहमदाबाद में तो जो इमारतें थी वो ढह गई थी, यानी मलबे का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। आगे लिखा हुआ है, करीब 3 मिनट तक धरती डोलती रही और देखते ही देखते कच्छ और भुज मलबे में तब्दील हो गए। यानी कि भूकंप का असर जो है लगभग 3 मिनट तक रहा, और इन 3 मिनट में ही कच्छ और भुज में इतनी इमारतें गिर गई थी, इतने लोग मारे गए थे, उनमें दब गए थे, और ये जो कच्छ और भुज हैं ये मलबे में तब्दील हो गए थे, यानी कि मलबे के ढेर जैसे दिखाई देने लगे थे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रश्न यदि पूछा जाए कि गुजरात के कच्छ और भुज में भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को। आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में बड़ा भूकंप आया था। तो ये आया था 8 अक्टूबर 2005 को, और गुजरात में आया था 26 जनवरी 2001 को। दोनों ही बातें आप लोग याद रखिएगा। अब भूकंप आया, भूकंप के बारे में बता दिया कि इतने लोग मारे गए, विनाशकारी भूकंप था। लेकिन भूकंप क्या होता है ये भी तो जानना आवश्यक है। तो भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। नाम से आपको पता चल रहा है, भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना, यानी पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी का कंपन, यही कहलाता है भूकंप। अथवा कोई झटका भी होता है, और यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। विशाल भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। तो भूकंप जो है बहुत विनाशकारी होते हैं। ये भवनों को, पुलों को, बांधों को क्षति पहुंचा देते हैं, यानी कि इनके प्रभाव से भवन, बड़ी इमारतें, पुल, बांध आदि ढह जाते हैं, और भूकंपों से बाढ़ भी आ जाती है।
भूस्खलन भी हो जाता है और सुनामी भी आ सकते हैं। अब अभी आपको बताया कि भूकंप जो है भूपर्पटी के भीतर गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। तो जो भूपर्पटी है एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है और प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जो है निरंतर गति करती रहती हैं। एक दूसरे से रगड़ और टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और इसी कारण विक्षोभ उत्पन्न होता है और यह विक्षोभ भूकंप के रूप में पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, भूकंप की शक्ति का जो परिमाण है उसे रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अब भूकंप से बचाव किस प्रकार किया जा सकता है? अब भूकंप का समय और स्थान के बारे में कोई भी पहले से नहीं बता सकता है, यानी कि इसकी भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने ये नहीं खोज पाया है कि इसकी भविष्यवाणी कैसे की जाए कि भूकंप आने वाला है। इसके कारण तो सभी को पता है, इसके बचाव कर सकते हैं, लेकिन इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है अभी तक। तो भूकंप से बचाव के उपाय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि यदि भूकंप आ जाता है अचानक तो उसके लिए बचाव कैसे करें, अपने आप को कैसे बचाएं। तो यदि आप घर में हैं, यानी कि भूकंप के समय यदि आप अपने घर पर हैं, तो आपको क्या करना है, किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें, यानी आपके घर में जो भी ऊंची और भारी वस्तुएं हों उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि ये आप पर गिर सकती हैं और आप उनके नीचे दब सकते हैं, जिससे आप घायल हो सकते हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यानी आप लेटे हैं और भूकंप आ जाता है तो आपको उठना नहीं है, अपने सिर को बचाना है तकिए से। अब यदि आप बाहर हैं, अब यदि आप बाहर हैं, यानी आप घर पर नहीं हैं, घर से बाहर हैं और अचानक से भूकंप आ जाता है, तो आपको क्या करना है, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइन से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। क्योंकि जो भवन हैं भूकंप में गिर सकते हैं, आप उसमें दब सकते हैं। वृक्ष भी भूकंप में गिर जाते हैं, विद्युत लाइनें टूट जाती हैं। इसीलिए किसी ऐसे स्थान पर आप जाएं जो खुला हो और वहां पर धरती पर लेट जाएं। और यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें जब तक के भूकंप के झटके खत्म ना हो जाएं या भूकंप का असर खत्म ना हो जाए। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है कि यदि भूकंप आ जाए तो किस तरीके से बचाव किया जाए। अब लिखा है भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ। तो भूकंपी जो तरंगे होती हैं उन्हें भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि भूकंपी तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ कहते हैं इंग्लिश में, भूकंप लेखी कहते हैं हिंदी में। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। और रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक तीव्रता के भूकंपों को खतरनाक भूकंप माना जाता है। यदि 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो इससे जान और माल की बहुत हानि होती है। और
ये जो छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, जब कभी भी धरती हिल जाती है तो उनसे कोई नुकसान नहीं होता, और कभी कभी इतने छोटे भूकंप भी आते हैं उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते हैं हम लोग। लेकिन जब बड़े भूकंप आते हैं ये विनाशकारी होते हैं और इनसे बहुत नुकसान भी होता है। तो आज का छोटा सा लेसन था भूकंप के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको बता दिए, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं वो भी बता दिए। तो आपको याद रखना है जो भी तथ्य मैंने बताए हैं। जल्द ही आपका ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से लेसन बचे हुए हैं, उनको मैं जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगी। आप ईवीएस के लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगी। यदि मैं कह देती हूँ तो मैं वो जरूर पूरा करती हूँ। पहले भी मैंने कहा था ईवीएस मैंने पूरा पढ़ाया था, 4th और 5th की बुक, उसमें मैंने एनसीईआरटी के लेसन से ही पढ़ाया था, जो बुक है उसी से पढ़ाया था। लेकिन इस बार मैंने उसमें कुछ चेंज किया, मैंने नोट्स बनाए और नोट्स से आप लोगों को पढ़ाया ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए। पेडागोजी की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मेरा मकसद ये है कि ईवीएस में आपका 25+ तो आना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि इतना मैंने करा ही दिया है। इतना भी यदि आप पढ़ लेते हैं और यदि आपने सेल्फ स्टडी की है, खुद से भी कुछ तैयारी की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होती है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि सेल्फ स्टडी में जो ताकत होती है, कोई भी एग्जाम हो सेल्फ स्टडी से उसे क्लियर किया जा सकता है। बस आप एक स्ट्रेटजी बनाकर यदि पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। बस आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, आपके पढ़ने का ढंग सही होना चाहिए, और टाइम टेबल बनाकर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होता, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं। तैयारी कम होगी यदि आपकी पेपर आपको कठिन लगेगा। यदि आप पूर्ण रूप से तैयार होकर जाते हैं वही पेपर आपको बहुत सरल लगता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि पेपर कठिन है या सरल है। बस अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, कोई भी पेपर कठिन नहीं होता। तैयारी अच्छी है तो पेपर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और तैयारी आपने नहीं की है और ऐसे ही पेपर देने चले गए तो आप ये कहेंगे कि पेपर बहुत कठिन आया था। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट आ चुका। वैकेंसी यदि आएगी तो आप वैकेंसी के लिए तैयार हैं यदि आप सीटेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ 1 महीने से भी कम का समय है। अभी आप जो भी आपका पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन कर लीजिए। पेपर तक आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है। कोई भी टॉपिक नहीं आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि मेरा ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, या कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम तक सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लीजिए और बिल्कुल तैयार होकर एग्जाम में जाइए, और आप क्लियर कर लेंगे यदि आप इतना सब कुछ फॉलो करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेडागोजी की जो प्रैक्टिस आ रही है उसको भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी हेल्प होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने ये नोट्स बनाई, उनसे पढ़ाया, और पेडागोजी के लिए मैं क्वेश्चन करवाई देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी टॉपिक में जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सभी के कमेंट में पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।